हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते एक लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और धरना स्थल पर किसान आज भी डटे हैं और लगातार सरकार से एक तरफ बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन 4 मांगों में से 2 मांगों पर अभी तक सहमति बन पाई है। अगले दौर की बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन क्या वाकई में बात बन पाएगी? किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच 24 घंटे में 4 किसानों की मौत की खबर ने सबको सकते में डाल दिया है। अब तक आंदोलन में हिस्सा ले रहे कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार अड़ी हुई है। अब तक 7 दौर की सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन मुख्य मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते किसान इस कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर पर बैठे हैं। ये तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां आंदोलन में शामिल होने आए एक और किसान की मौत हो गई है। जींद के इटल कला गांव के जगबीर नामक किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि जगबीर 764 मेट्रो पिलर के पास ही रात गुजारता था। रात को खाना और चाय पीने के बाद सो गया था, लेकिन सुबह जब साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो अचेत अवस्था में मिला। आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पिलर नंबर 764 पर हवा सिंह जगबीर सिंह सनोफ हवा सिंह जागलान गांव इटल कला लगातार 7वें दिन से यहाँ ठहरे हुए थे। उसकी आज सुबह तबीयत खराब हो गई। हमारे को जो ही पता चला, हमने आकर के देखा तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस में बहादुरगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। हमारे को पता चला कि रास्ते में उनका शरीर पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार को, केंद्र की सरकार को अब भी किसानों पर किसी तरह का कोई तरस नहीं आ रहा। वो अपनी आंख मूंदे हुए बैठी है। लगातार 39वें दिन में किसानों का आंदोलन पहुंच चुका है। मैं परमपिता परमात्मा से अपील करता हूं कि प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे ये दुख की घड़ी सहन करने की और उनको अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी तस्वीर कुंडली बॉर्डर की है, जहां किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान की मौत की खबर है। दरअसल गंगाना गांव के रहने वाले कुलबीर नामक किसान की कुंडली बॉर्डर के करीब पारकर मॉल के पास मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। ये कुलबीर है, गांव गंगाना का रहने वाला। अच्छा। तो किसान धरने पर वहाँ पारकर मॉल के पास इसकी रात को ठंड के कारण कैसे मौत हुई है, पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम बाद रिपोर्ट आ गई जब खुलासा हो। ये किसान आंदोलन चल रहा है जो कुंडली बॉर्डर, इसकी कार्रवाई कर रही है 174 की और पोस्टमार्टम करवा रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी एक और किसान की मौत हुई है। दरअसल किसान पंजाब के गांव लेटराना जिला संगरूर का रहने वाला था, जिसकी सर्दी की वजह से मौत हो गई है। मृतक किसान शमशेर के शव को सोनीपत सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है। किसान आंदोलन में आया हुआ था कुंडली बॉर्डर पर और इसका नाम शमशेर है। ये पंजाब संगरूर का रहने वाला है, 45 साल उम्र है। पोस्टमार्टम करा है, इसकी ठंड के कारण मौत हुई। लगातार किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की मौत की खबर मिल रही है। ये खबर बेहद परेशान और कई सवाल खड़ा करने वाली है, लेकिन सरकार अब भी किसानों की मांगों पर गंभीर नजर नहीं आ रही है। दरअसल शनिवार को भी 18 साल के जशनप्रीत नामक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जशनप्रीत पंजाब के भटिंडा से किसान आंदोलन में शामिल होने आया था। बढ़ती ठंड ने न सिर्फ आंदोलनकारी किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, बल्कि अब तो ये ठंड उनकी जान पर भी भारी पड़ने लगी है। एक और किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, तो दूसरी ओर समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। एक और तारीख कल यानी 4 जनवरी को मिली है। अब देखना है कि 4 जनवरी को सरकार कृषि कानूनों पर कोई निर्णय लेती है या फिर किसानों को यूं ही इंतजार करते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए और साथ ही साथ मौजूदा वक्त में हरियाणा की सरकार को निशाने पर भी लिया। आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
ये भी कहा कि बीजेपी सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान जो इतनी सर्दी में ठिठुर रहे हैं और अभी 4 तो आज मरे हैं, 60 के करीब मौत हो चुकी है। और ये जो उनकी मांग है वो जायज है और सरकार सुन नहीं रही उनकी बात। उनका सरकार से मैं आग्रह करता हूँ तुरंत किसानों की बात माने और जो ये कानून बनाए हैं इनको निलंबित करें, वापस लें और बाद में किसानों से बात करके उनकी सहमति से जो भी है नए कानून को तैयार किया है। आज कुर्सीकारी है लोगों को, इसी वास्ते हमने जो है गवर्नर साहब को लिखा भी है, पत्र भी लिखा है, उनसे निवेदन भी किया था भाई हमारे को मुलाकात कर दिया जाए और एक अर्जेंट जो है सेशन बुला जाए ताकि हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं और उसमें क्या है पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी के साथ है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार पर निशाना साधा और इस दौरान किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान किसानों के आंदोलन के बहाने उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। दरअसल जिस तरीके से मौजूदा वक्त में चीजें चल रही हैं उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला उचाना के खटकर टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरने को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि अब धर्म युद्ध जारी है और प्रधानमंत्री के पास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के लिए शोक प्रकट करने का समय तो है, लेकिन किसान आंदोलन में 57 से ज्यादा जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 शब्द बोलने का समय नहीं। कितनी और जान लेंगे मोदी जी आप? कितनी और किसानों के खून की होली खेलेगी भारतीय जनता पार्टी? ये काले कानून पारित करने के लिए किसने कहा था भाजपा को? रात के अंधेरे में कैबिनेट बुलाकर ये काले कानून क्यों पारित किए गए? क्या किसान संगठनों से राय ली? क्या विपक्षी दलों से राय ली? क्या किसी कृषि विशेषज्ञ से राय ली? आप खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचकर इस देश के 62 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं और ये धर्म युद्ध केवल अब किसान और मजदूर का नहीं पूरे हिंदुस्तान का है। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 57-58 किसानों ने कुर्बानी दे दी। प्रधानमंत्री जी के पास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी की माता का शोक प्रकट करने का समय तो है, पर उनके घर से 20 किलोमीटर दूर ठिठुरती सर्दी के अंदर 57 और 58 किसान कुर्बानी दे चुके, उनके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए किसानों को कुछ नहीं करना, सरकार को करना है। सरकार 3 काले कानून वापस ले। जब पूरी संसद इसके खिलाफ है, जब सारे सांसद इसके खिलाफ हैं, पूरा देश इसके खिलाफ है, तो वापस लें कानून और नए सिरे से बातचीत करें। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पिहोवा के एक टोल पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर पहुंच करके सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर 1 महीने से भी ज्यादा समय से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर है, लेकिन बीजेपी सरकार हठ धर्मी के चलते उनकी अनदेखी कर रही है। हम आग्रह करते हैं सरकार से, विनम्रता से हम आग्रह करते हैं और सरकार अपनी जिद छोड़े, राजहट छोड़े, किसानों की बात मानने, स्थिति की गंभीरता को समझे और इन 3 बिलों को कल वापस लेने का निर्णय ले। सरकार बोलिए, अपनी प्रजा की बात मानने से कोई भी सरकार या कोई शासक छोटी नहीं होती। प्रजा की बात मानने से एक विश्वास बनता है। कोई इस आंदोलन को कोई माओवादी या कोई खालिस्तानी या कोई कांग्रेसी बताने का काम करता है तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में देश का किसान माफ नहीं करेगा। जो लोग इस तरह की बात करते हैं केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ से ये बात करते हैं, वो अपनी आंखों पे पट्टी ना बांधें। पूरा देश का किसान एकजुट है इस आंदोलन में। और किसानों का आंदोलन न सिर्फ मुख्य धरना स्थल पर चल रहा है बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही ये विरोध जाहिर हो रहा है
और इसी को लेकर के पलवल के अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 32वें दिन भी जारी रहा और इस दौरान 14वें दिन की भूख हड़ताल पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। किसान नेता महेंद्र चौहान ने बताया कि सरकार के साथ हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। और सिरसा के टोल पर भी लगातार किसान संगठन नेता डटे हुए हैं और बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है। और इसी दौरान अब सिरसा के दोनों टोल प्लाजा गांव भावदीन और खुइया मलकाना पर 10वें दिन भी किसान डटे हुए हैं। भावदीन टोल प्लाजा पर किसान नारेबाजी कर सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं 6 किसान अनशन पर बैठे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार टोल प्लाजा पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक अपनी बातों को वो सरकार से मनवा नहीं लेते, तब तक वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। जल के ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਧਰਨਾ ਸਦਨ ਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆ। और कैथल से SFI की तरफ से छात्रों का जो समर्थन है वो किसान आंदोलन को मिलता हुआ नजर आया और इसी को लेकर के किसान आंदोलन के अंदर छात्र भी शामिल हो चुके हैं और किसानों का एक जत्था गोहाना पहुंचा। इस दौरान किसान और छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद की अपील भी की। था कि 17 तारीख को, अभी जो 17 दिसंबर गई है, कि वो जाफराबाद बना देगी उसको। एक बात बताओ, किसान है ये और इनको हटाना इतना आसान नहीं है। और यही बात मैं सरकार को बोलना चाहूंगी, अगर इनकी मांगों को आप नहीं मानोगे ना, तो ये किसान है और किसानों के साथ छात्र भी है, नौजवान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है। ये जितना आप लेट करोगे उतना ही आंदोलन मजबूत होता जाएगा और जीत को पाकर ये दिल्ली से वापस जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और हर कदम पे छात्र इनके साथ रहेगा। देखिए, हमारे साथ बहुत भारी संख्या में ये नौजवान है, सफाई के नौजवान स्टूडेंट्स और बुजुर्ग और नौजवान साथी, कितने भारी संख्या में लक्कड़ है, कितना दूध और सीट है और पानी है, यानी कि हर खाने की सामग्री है। सरकार ये मानती हो कि इन किसानों की जो रसद है वो खत्म हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ऐसा सरकार सोच रही है, बिल्कुल गलत सोच रही है। किसानों की रसद कभी खत्म नहीं होगी। ड्राई फ्रूट से लेकर दूध, लस्सी से लेकर सारी सुविधाएं, क्योंकि पैदा हम करने वाले हैं, इस देश का अन्नदाता पैदा करने वाला थोड़ा थोड़ा करके वहाँ दिल्ली पहुंचा रहा है अपने पेट काट के। ये किसी भी समय पर किसी भी कीमत पर मतलब रसद खत्म नहीं होगी। की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसको लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने निरीक्षण भी किया। सेंटर के बाहर मौजूद रहे नोडल अधिकारी और बकायदा जो प्रशासन की तरफ से इंतजामात हैं उनको देखा भी गया, निरीक्षण किया गया। परीक्षा के दौरान प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरे और हर सेंटर पर जैमर लगाए गए। वहीं हर सेंटर के पास एक नोडल अधिकारी और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और जिले के 10 स्कूलों में 11 सेंटर बनाए गए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सेंटर का निरीक्षण किया गया और परीक्षा में करीब 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया। जिले में हमारा आज लेवल 2 का एग्जाम है, जिसमें 11 सेंटर हैं, 10 स्कूलों के अंदर है ये। और हमने जो है हर एक सेंटर के ऊपर एक नोडल ऑफिसर लगाया हुआ है और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है। अभी मैंने KN स्कूल की विजिट की है और यहाँ पर जैमर भी काम कर रहे हैं और जो है पीसफुल है सेंटर, किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं है। हर कमरे की विजिट की है और वहाँ पर हर चीज़ सही अवस्था में मिली है।
और खबर सोहना से है, जहां पर योग शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान राज्य स्तरीय योग शिविर के आयोजन के साथ साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया गया। और सोहना के कायाकल्प आश्रम में ये योग शिविर का आयोजन किया गया था। हरियाणा योग परिषद के तत्वाधान में ये योग शिविर लगाया गया, जिसमें हरियाणा योग परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर हरीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जहां डॉक्टर हरीश चंद्र ने लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और डॉक्टर हरीश चंद्र ने शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के लगभग 65,000 गांव में योगशालाएं बनेंगी, जिनमें से करीब 1,000 गांव में योगशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिनमें जल्द ही योगाचार्य की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा योगा को कक्षा 1 से लेकर के 8वीं और 12वीं तक के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि सरकार उन लोगों को सरकार में नियुक्ति करेगी जिन्होंने योगा में डिग्री और डिप्लोमा लिया है। और जहां एक तरफ बदलते हुए मौसम ने आम लोगों पर इसका प्रभाव डाला है, तो वहीं इसका असर सब्जियों पर भी पड़ा है और किसान इससे अछूते नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडियों में सब्जी के दाम भी आधे हो गए हैं। बारिश से किसानों को जितना खुश होना चाहिए वो उतना खुश नहीं है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि पैदावार कम हो गई है और सब्जियों के दाम गिरने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। और खबर सोनीपत से, जहां नए साल के जश्न के दौरान एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। ये आरोप फिलहाल ऐसा लग रहा है। दरअसल युवक की लाठी डंडों से पीट कर और फरसे से हमला कर गंभीर रूप से उसको घायल कर गांव के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने मुख्य वारदात तो पहुंचे, अभी गंभीर घायल में पड़ा था वहाँ पे। ठीक है, हमें ये नहीं पता था किस चीज़ चट लग रहा। फिर हमको ये पता लगा अथर्रा गांव वाले लड़कों ने इसको मारा है। ठीक है, हम लेके उसको गाड़ी में सिविल हॉस्पिटल में गए। सिविल हॉस्पिटल में उसको देखा हमने। ठीक, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पे जवाब दे दिया। फिर हमने प्राइवेट में एडमिट कराया, प्राइवेट वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया हमारे से। अब तो हमारा यहीं पे है हॉस्पिटल में। कल एक रवि सनोफ वेदपाल जो दलपला का रहने वाला है, घायल अवस्था में यहाँ एडमिट हुआ था, जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई। जो इसके परिवार वाले वो भाई ने कंप्लेंट दी है कि गांव थर्रा के लड़कों ने इसके साथ मारपीट की है, वो मारपीट करके इसको घायल किया है, जिन चोटों के कारण इसकी मृत्यु हुई है। वहीं फरीदाबाद के पाखल टोल पर एक ट्रक ने टोल बूथ को ही टक्कर मार दी और इसमें काफी हद तक नुकसान हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल टोल कलेक्टर वाहनों के टोल की वसूली कर रहा था और उसी दौरान टोल से गुजर रहे एक ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। घटना में टोल कलेक्टर की जान तो बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं ओल्ड फरीदाबाद में 2 गुटों के बीच आपसी संघर्ष हो गया और इस लड़ाई में 2 पक्ष के लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए, मारपीट हुई।
घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। घटना बीते 28 दिसंबर की है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के कारण भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मामला जो मारदा का, मेरा भाई फोन पे नीचे बात कर रहा था, मैं उसे ऊपर छतरी से देख रहा था क्या बात चल रही है। मैं भी कमरे था, उसे अपनी छज्जे से आके देखने लगा ऊपर से मैं। और फिर मैंने पीछे से आवाज दी, क्या बात है? कह रहे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, वही कहते हैं मुझे गाली दे रहे हैं। हाँ, मैंने की भाई से, भाई कोई नहीं, कोई बात, तू चुप बैठ जा। और फिर उन्होंने जो पीछे से अटैक किया है, पहले डंडा लेके आगे, उन्हें प्री प्लानिंग ये सारा काम हुआ जी। कौन है जिन्होंने आपके भाई पर हमला किया, आप पे हमला किया? कौन थे बंदे? ये हमारे पड़ोस में है, रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं, इनके लड़के हैं, इनके पोते हैं। पुलिस कुछ चेक वैक नहीं किया, मेरा डीवीआर उठा के ले गए वो। क्यों? हाँ, मेरा डीवीआर उठा के ले गए। मैं यहाँ से डीवीआर किसी तरह हाथ जोड़ के डीवीआर मांग के लाया, सीसी फुटेज निकाली, महिला थाने में भी दी और ये ओल्ड वाले थाने में भी दी, और सीसी फुटेज देखने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। और वहीं बल्लभगढ़ में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और इस दौरान हंगामा काफी देर तक बरपता रहा। दरअसल जमीन को लेकर के ये मसले की शुरुआत होती है और इसको लेकर के दोनों तरफ से दावेदारी की जाती है। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिल्लौज गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए और वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। ये एक समाज का इस ज़मीन पर ये कह रहे हैं कि हमारा क्लेम बनता है, और 4 परिवार और हैं जो इस ज़मीन पर अपना हक जता रहे हैं। इस बात को लेके झगड़ा हुआ था। फिलहाल शांति है और कल पैमाइश के लिए और निशानदेही के लिए बीडीओ साहब के सामने जो है अपना तहसीलदार साहब नियुक्त करेंगे। जैसे भी है वो कल सुनवाई होगी।